हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आज ये दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये टॉपिक है आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। एक दूसरी तरीके से ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, अर्थशास्त्र के अध्ययन का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक लाभ बताइए। अर्थात अर्थशास्त्र के अध्ययन से सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्या क्या लाभ हैं। तो इसका दोनों का एक ही उत्तर होता है। इसका महत्व पूछा जाए या सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक लाभ पूछा जाए तो आंसर एक ही होता है। सबसे पहले हम लेते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, यानी मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व किस तरह से व्यक्त किया है। मार्शल ने कहा है, अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य प्रथम तो ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है तथा दूसरे व्यवहारिक जीवन में मार्गदर्शन करना है। ये डेफिनेशन दी है मार्शल ने। निसंदेह अर्थशास्त्र केवल ज्ञानवर्धक ही नहीं बल्कि फलदायक भी है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से प्राप्त होने वाले लाभों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है सैद्धांतिक लाभ और दूसरा है व्यवहारिक लाभ। अब हम दोनों को डिस्कस करेंगे, सैद्धांतिक लाभ कौन से हैं, व्यवहारिक लाभ कौन से हैं, एक एक करके इनको लेंगे। इसलिए सबसे पहले लेते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन के सैद्धांतिक लाभ। सैद्धांतिक दृष्टि से अर्थशास्त्र के लाभ निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला होता है ज्ञान में वृद्धि, अर्थात अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। मनुष्य को बेरोजगारी, अति जनसंख्या, निर्धनता, तेजी व मंदी आदि विभिन्न आर्थिक समस्याओं का ज्ञान हो जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करने के बाद यदि एक व्यक्ति नौकरी करता है या मजदूरी करता है तो उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में उसकी एक दिन की मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, या बहुत अधिक जनसंख्या यदि बढ़ जाती है तब अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी कब बढ़ती है, यदि गरीबी बढ़ी है तो उसका परिणाम क्या है। अर्थात किसी भी वस्तु के मूल्य में कभी तेज़ी आती है, कभी मंदी आती है, अर्थात कभी वो महंगी होती है, कभी सस्ती होती है, तो इसका कारण क्या है। इन सभी बातों का ज्ञान अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही संभव है। दूसरा, तर्क शक्ति में वृद्धि। तर्क का मतलब रीजनिंग, यानी दिमाग से है, माइंड से है, बुद्धि से है। तो तर्क शक्ति में वृद्धि अर्थात उसकी बुद्धि में भी वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होने से मनुष्य की तर्क शक्ति बढ़ती है। मनुष्य पहले की अपेक्षा कहीं अधिक संतुलित मत व्यक्त कर सकता है। अर्थात जब वार्तालाप होता है किसी भी टॉपिक पर या अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो वो हर विषय पर कहीं ना कहीं उस चीज़ का ज्ञान रखता है और वो अपना विचार उस पर व्यक्त कर सकता है। तीसरा होता है चुनाव योग्यता में वृद्धि। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य की चुनाव योग्यता में वृद्धि हो जाती है। वह आवश्यक तथा अनावश्यक आवश्यकताओं में भेद करने में समर्थ हो जाता है। अर्थात देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने ये पहले टॉपिक में भी ये बात पढ़ाई थी कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं लेकिन उसके पास साधन सीमित होते हैं, अर्थात रुपया पैसा उसके पास सीमित होता है। तो आवश्यकताएं कई प्रकार की होती हैं। जीवन रक्षक आवश्यकताएं होती हैं, आरामदायक आवश्यकताएं होती हैं, विलासता जिसको कि हानिकारक आवश्यकताएं भी कहते हैं।
तो उस व्यक्ति का विवेक ये काम करने लगता है अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बाद कि वो अपने जीवन में सबसे पहले कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करे। यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं। ये पहले पूरी करनी ज़रूरी होती हैं। पहले वो उनको पूरा करेगा, उसके बाद फिर अगली आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जबकि वो अर्थशास्त्र का अध्ययन करेगा। विस्तृत दृष्टिकोण, अर्थात उसका जो सोचने का दायरा है वो भी बड़ा विस्तृत हो जाता है। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बात पर वो बहुत गहराई से, अच्छे से, विस्तृत रूप से सोच सकता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य को का जो दृष्टिकोण होता है वो बड़ा वैज्ञानिक हो जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अध्ययन के कुछ व्यवहारिक लाभ हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला लाभ है गृह स्वामियों तथा उपभोक्ताओं को लाभ। समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। गृह स्वामी पारिवारिक बजट बनाते हैं और उसके अनुसार व्यय करते हैं। इससे अति व्यय नहीं होता। मनुष्य परिवार नियोजन के महत्व को समझ लेता है। परिवार को किस प्रकार से परिवार का मैनेजमेंट किया जाए, प्लानिंग बनाई जाए, उसको वो समझ लेता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, यदि एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है या 5,000 रुपये कमाता है तो सबसे पहले वो जो अपनी आय होती है, अपनी आय के अनुसार ही अपना पारिवारिक बजट बनाता है। अर्थात वो 5,000 रुपये में या 10,000 रुपये में वो किन किन मदों पर कितना खर्च कर सकता है, वो अपना एक बजट बना लेगा। मुझे इतना दूध पर खर्च करना है, इतना राशन पर खर्च करना है, इतना बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना है, ये मुझे मकान का किराया देना है, और इतना सब कुछ करने पर मुझे थोड़ा भविष्य के लिए बचाना भी है। जब वो इस प्रकार से अपना पारिवारिक बजट बनाकर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से अनावश्यक वस्तुओं पर वो खर्च नहीं करेगा। लेकिन ये बात कब संभव होगी? जबकि उसे अर्थशास्त्र का अध्ययन किया हुआ होगा। दूसरा, उत्पादकों तथा व्यापारियों को लाभ, अर्थात इससे उत्पादकों को भी लाभ है और व्यापारियों को भी लाभ है। उत्पादकों को उत्पादन प्रतिफल के नियमों, श्रम विभाजन के लाभों, आंतरिक व बाह्य बचतों, व्यापार चक्रों आदि की जानकारी हो जाती है। उत्पादकों तथा व्यापारियों को बाजार की गतिविधियों, बाजार में पाई जाने वाली प्रतियोगिता, वस्तु की मांग व पूर्ति में होने वाले परिवर्तन, विज्ञापन, बैंक व बीमा कंपनियों की कार्य प्रणाली आदि बातों की जानकारी होती है। अर्थात आप बहुत अच्छे से इस बात को ऐसे समझ लें, मान लीजिए उत्पादक होता है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है, तो वो जानता है कि मुझे कच्चा माल कहाँ से लाना चाहिए, जहाँ से उसे सस्ता मिलेगा वो वहीं से उसे खरीदेगा, और उसके बाद फिर वो जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करेगा उसे ये भी ज्ञान हो जाता है कि उस स्थान पर बेचने पर मुझे इसके बदले में इतना मुनाफा हो सकता है। लेकिन यदि इस वस्तु को मैं उस स्थान पर न बेचकर किसी दूसरे स्थान पर अर्थात सहारनपुर में न बेचकर उसको यमुनानगर में जाकर बेचूं तो निश्चित रूप से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात उसे कहाँ से पता चलेगी? अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही पता चलेगी। इसके बाद व्यापारी लोग होते हैं। व्यापारियों को भी इससे बहुत अधिक लाभ है। वो जानते हैं कि किस वस्तु की मांग कब बढ़ती है। जब उस वस्तु का उत्पादन होगा तो वो उसको अपने एकाधिकार में कलेक्ट कर लेंगे, अर्थात उस वस्तु को खरीद कर अपने घर में उसको लगा लेंगे या कहीं किसी स्थान पर उसको लगा लेंगे, या आजकल बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें उनको लगा लेंगे। और जब उस वस्तु का सीजन ख़त्म हो जाएगा, जिस प्रकार से गेहूँ है, जब गेहूँ का उत्पादन होता है तो उसका मूल्य क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन जब गेहूं का उत्पादन नहीं होता, कुछ महीने बढ़ते चले जाते हैं, उस समय पर उसका मूल्य बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे समय पर वो लोग जो व्यापारी लोग हैं वो बढ़े हुए मूल्य पर उन वस्तुओं को बेचते हैं, क्योंकि उन्हें उसका ज्ञान है कि कब उसका मूल्य बढ़ेगा। तो ऐसा सब अर्थशास्त्र के ज्ञान से ही संभव होता है। उसके बाद नंबर 3 आता है कृषकों को लाभ।
अर्थात इससे किसानों को भी लाभ है। किसानों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन से उपादानों का अधिक प्रयोग किया जाए, खेती की कौन सी विधि अपनाई जाए इत्यादि। अर्थशास्त्र के अध्ययन से किसानों को ये निश्चित करने में सहायता मिलती है कि उन्हें उपज कब और कहाँ बेचनी चाहिए ताकि उन्हें उचित कीमत प्राप्त हो सके। किसानों को विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के महत्व का ज्ञान हो जाता है। किसानों को विभिन्न कृषि समस्याओं तथा उनके समाधान के उपायों की भी जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसान अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन करने से उसे कृषि उपजों की जानकारी हो जाती है कि कौन सी उपज वर्ष के किस माह में बोई जाती है और कौन से बीज जो ज़्यादा कारगर हैं, जिनसे कि ज़्यादा पैदावार होती है, उनकी जानकारी भी अर्थशास्त्र के अध्ययन से हो जाती है। इसके अलावा बहुत समय पहले एक रूटीन होता था कि कुछ लोग जो व्यापारी लोग होते थे गाँव में जाकर ही किसानों की जो उपज थी उसको खरीद लिया करते थे और उसको शहरों में लाकर अधिक लाभ पर बेचते थे और बीच में उनको मुनाफा हो जाता था। लेकिन आज का किसान एक पढ़ा लिखा किसान है, उसे ये जानकारी है कि मैं अपनी इस वस्तु को यहाँ न बेचकर और इसे मैं किसी नगर या किसी शहर में मंडी में जाकर बेचूंगा तो मुझे इतना मुनाफा होगा। आज हर किसान के पास आवागमन के साधन भी हैं, अपनी कृषि उपजों को वो बाजार तक ले जा सकता है। ये सारी जानकारी अर्थशास्त्र से ही संभव है। चौथा आता है राजनीतिज्ञों को लाभ, अर्थात इससे राजनीतिज्ञों को भी लाभ होता है। जो राजनीति में हैं, जो नेता लोग हैं, अधिकांश समस्याएं आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। अतः विभिन्न समस्याओं को समझने हेतु अर्थशास्त्र आर्थिक मामलों में राजनीतिज्ञों को विशेष जानकारी प्रदान करता है। अच्छा सरकारी बजट बनाने हेतु वित्त मंत्री के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान परम आवश्यक है। आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए राजनीतिज्ञों को वर्तमान आर्थिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। चुनाव संबंधी प्रभावशाली घोषणा तैयार करने के लिए राजनीतिज्ञों को आर्थिक समस्याओं की जानकारी हो जाती है। सभी ने पढ़ा होगा, प्लानिंग कमीशन होता है, योजना आयोग होता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए, हम केंद्र के स्तर पर या कहीं भी राज्य स्तर पर जो भी सरकारें होती हैं उनमें एक वित्त मंत्री होता है। सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम है, आप सभी जानते हैं कि सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और वो अर्थशास्त्र में MA PhD हैं और बाहर उन्होंने एजुकेशन दूसरे देशों से प्राप्त की है और वो लंबे समय तक भारत सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं। अभी हाल ही में प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने भी वित्त मंत्री का पदभार संभाला है और इससे पहले चिदम्बरम, सभी ने नाम सुना होगा, वो भी वित्त मंत्री रहे हैं। तो ये सभी लोग जिन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, अर्थशास्त्र में PhD की और उसके बाद इन सभी पदों पर ये आसीन रहे हैं। तो देखिए, एक अर्थशास्त्री अपने देश को चलाता है वित्त मंत्री के रूप में, वो किस प्रकार से योजनाएं बनाता है, बजट बनाता है, ये रक्षा का बजट है, ये विकास का बजट है, तो किस प्रकार से वो उसकी व्यवस्था करता है, ये सब उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। पांचवा आता है श्रमिकों को लाभ। अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिकों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। श्रमिकों को श्रम संघों के महत्व की जानकारी हो जाती है। श्रम संघ श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि, काम की दशाओं में सुधार आदि के लिए प्रयत्न करते हैं। अर्थात बहुत सारे श्रमिक जब काम करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में होते हैं या किसी भी बहुत बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी में होते हैं, तो वो अपनी एक यूनियन बना लेते हैं, एक अपना संगठन बना लेते हैं और उस संगठन का काम क्या होता है, अपने उन सभी मजदूर लोगों की जो सेवा सुरक्षा है और उनकी जो उचित मजदूरी है उसको दिलाना और सेवा सुरक्षा उनको दिलाना, ये उसका काम होता है। अर्थात कोई भी उनका उत्पीड़न नहीं कर सकता, वो जाकर अपनी बात
अपने उस श्रम संघों में रख सकते हैं, लेकिन तब ही रख सकते हैं जब उन्हें ये जानकारी हो कि ऐसे श्रमिकों के संगठन हैं। लेकिन ये जानकारी कहाँ से होगी? ऐसी जानकारी उन्हें अर्थशास्त्र से ही होगी। समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारक जो कि समाज का सुधार करते हैं, सोशल रिफॉर्मर होते हैं, उनको भी अर्थशास्त्र के अध्ययन से बहुत अधिक लाभ हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन करके समाज सुधारक विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, बेकारी आदि समस्याओं के समाधान के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। इसी प्रकार जाति प्रथा, दहेज प्रथा तथा संयुक्त परिवार प्रथा के आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। अर्थात सभी समाज सुधारकों को इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि इसके क्या लाभ हैं और क्या इसकी हानि है। उन सभी चीज़ों का उन्हें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये भी सब अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही संभव हो सकता है। अब निष्कर्ष में हम देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत मार्शल से की थी और अब हम इसका समापन माल्थस के विचारों से कर रहे हैं। माल्थस ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी अज्ञानता केवल भलाई से ही वंचित नहीं करती बल्कि भारी बुराइयां भी उत्पन्न कर देती है। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से सभी को लाभ है और अर्थशास्त्र के बिना कोई भी घर, परिवार, प्रदेश या देश चल ही नहीं सकता। कोई भी अर्थव्यवस्था अपना समुचित और समन्वित विकास कर ही नहीं सकती जब तक कि वो अर्थशास्त्र का सहारा नहीं लेगी। अर्थशास्त्र की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं। वो क्या सीमाएं हैं? नंबर 1, अर्थशास्त्र केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, पशु पक्षी अथवा जीव जंतुओं की क्रियाओं का अध्ययन नहीं। अर्थात आप अच्छे से समझ लें कि मान लीजिए भूगोल है या कोई दूसरा विषय हो सकता है, वनस्पति विज्ञान हो सकता है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल में सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में केवल मानव और उसके द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं उनका अध्ययन होता है। किसी भी प्रकार के पशु पक्षी या जीव जंतुओं का या उनकी क्रियाओं का कोई अध्ययन नहीं होता। नंबर 2, अर्थशास्त्र में वास्तविक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता। नंबर 3, अर्थशास्त्र में केवल सामान्य मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जो सामान्य व्यक्ति हैं, जिनकी बुद्धि काम करती है, जिनका विवेक काम करता है, जो सुचारू रूप से और पूर्ण उत्तरदायित्व से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, उनका ही अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई पागल है, कोई कंजूस है, कोई शराबी व्यक्ति है, ऐसे लोगों के कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाता। नंबर 4, अर्थशास्त्र केवल सामाजिक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और धन आर्थिक क्रिया का मापदंड है। 5वां, अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में कम निश्चित होते हैं। ये सभी 5 अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं जो कि इसके अलावा कोई अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। केवल मानव, उसकी क्रियाएं और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सकता है, मानव किस प्रकार से अपना विकास कर सकता है, किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, इन तमाम बातों का अध्ययन, इन तमाम क्रियाओं का अध्ययन ही केवल अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सभी ध्यान दें, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, ये मैं पहली क्लास में करा चुका हूँ और सभी आगे जो क्लास आपको कराई जाएंगी वो सब आप तक पहुंचती रहेंगी। जिसने ज्ञान की शक्ति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली अर्थशास्त्र की या अंग्रेजी की या कुछ हिंदी की क्लासेस भी उनको मिल सकें।